आज हम बात करेंगे सर्कुलेशन ऑफ ओशियन वाटर या महासागरीय जल का परिसंचरण कैसे होता है उसके बारे में। सबसे पहले तो जैसे हमने पहले भी किया है, ओशियंस क्या होते हैं, अर्थ पर कितने ओशियंस पाए जाते हैं, याद है या भूल गए? हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? जो सर्कुलेशन वाला है, हेलो शर्मिला, हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, स्टार्ट करें फिर। यस मैम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सर्कुलेशन ऑफ ओशियनिक वाटर। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें सर्कुलेशन किन बल से होता है, कौन से फोर्सेस हैं जो इस पे काम करते हैं। जैसे जो महासागर का जल होता है उस पे कई सारे बल काम करते हैं, जिसमें आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होती है पानी में, वर्टिकल मूवमेंट भी होती है। तो वो कौन से बल हैं जिनके कारण जो समुद्र का पानी है उसमें मूवमेंट स्टार्ट होती है, जिसमें सबसे पहले आते हैं जिसके कारण जो मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसकी जो पानी है उसको गति मिली, उसमें सबसे पहले आता है आपका सी वेव्स, दूसरा आता है ओशियनिक करंट और तीसरा टाइड्स या ज्वार भाटा। अब एक एक के बारे में करेंगे। सबसे पहले समुद्री तरंगे क्या होती हैं, सी वेव्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं और कैसे चलती हैं। जो महासागर की सतह होती है तो उस पर जो पवन चलती है, जो हवा चलती है, उसके घर्षण के कारण जो पानी है उसमें मूवमेंट स्टार्ट होती है। सबसे पहला रीजन ये है, जो समुद्र का पानी है उसमें मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई, जो पवन उसके ऊपर से चलती है समुद्र की सतह से, तो उसमें घर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो पानी है वो ऊपर से नीचे और आगे से पीछे मूवमेंट स्टार्ट करता है। और इस जो ऊपर नीचे आगे पीछे जो मूवमेंट होती है उसी को कहा जाता है समुद्री तरंग या सी वेव्स। जो समुद्री तरंगे होती हैं वो मेनली जो विक्षोभ बल होता है उसके कारण होता है, और ये एक कण के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करती हैं। और ये मूवमेंट कई रूप में होती हैं, जिसमें फर्स्ट हम बात करते हैं वो है सी वेव्स की। एक वो लकड़ी वाला वो नहीं था एक्सटेंशन हमारे पास, वो चल नहीं रहा था जो वो शायद है ना, उसमें दे दिया था मैडम ने। मेरी क्लास है, आप ऑनलाइन ले रहे हो अभी? तैयार है तो ऑफलाइन नहीं ले रहे? सेकंड ईयर के बेस से पेपर क्या जरूरत है टाइम वेस्ट करवाने की, एक चैप्टर बचा कर नहीं मिला सर, किसी में रखा था वो लकड़ वाला बोर्ड है, वो तो फिर वो रख दिया था मैडम ने, कुछ ऐसा मैडम ने राइट ऑफ करा दिया था और वहां उस साइड ढूंढ लेना फिर ना, तो ठीक ही होगा वो बोर्ड ना, उसमें एक आधी तार तो खराब होगी मेरे साथ, क्योंकि ये हमने दूसरा मंगवाया था। उसके बाद आता है रेफरेंस एसोसिएटेड विद वेव्स, जिसमें जो तरंगे हैं उनसे जुड़े हुए कुछ साक्ष्य होते हैं जिनकी बात इसमें करनी है हमें। पहले तो बात जो तरंग है या लहर है उसका ओरिजिन होता है पवन के कारण। उसके बाद ये पानी ऊपर नीचे आगे पीछे मूवमेंट करता है, जिसके कारण जो सी वेव्स होती हैं उसके क्रस्ट बनते हैं। एक डायग्राम दिया हुआ है बुक में, इसको देखो, जिसमें कैसे जो सर्ग है या वेव्स है उसकी ऊंचाई क्या होगी, जो वेव्स चली उसका जो पीक पॉइंट है और जहां से चली है उनके बीच जितना डिफरेंस होगा वो होगी तरंग की ऊंचाई, और जो ग्रत होगा जो नीचे वाला लेवल है उसमें उसकी कितनी चौड़ाई है उसको ग्रत का नाम दिया है। और जो लेंथ होती है सी, जो वेव्स लेंथ होती है
वो होती है एक से लेकर दूसरे एंड तक जो वेव्स चल रही हैं उनके बीच की जो दूरी है उसे सी वेव्स कहा जाता है। जो लेंथ है उसकी सी वेव्स की वो बताइए। अब जो हमारी सी वेव्स चल रही हैं, जो तरंगे चल रही हैं, उनकी गति हम कैसे नापें, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में क्या होता है, तरंग की गति इक्वल टू तरंग की लंबाई डिवाइड बाय तरंग का आवर्तकाल, कितने टाइम के बाद दोबारा वो वहां पे आएगी, इससे हम उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि कौन से ऐसे कोज हैं, रीजन हैं जिनकी वजह से जो सी वेव्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, जिसमें दो चीजें बताई इन्होंने, एक तो दबाव और दूसरा है घर्षण। पहले पवन की गति कितनी है, किस डायरेक्शन में बह रही है, कितने टाइम के बाद वो मूवमेंट दे रही है, और उसके बाद जो समुद्र है उसके बीच में कोई अवरोध ना हो, निर्विघ्न वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती रहे। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, अगर पवन की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर्स है तो उसकी वजह से 50 घंटे तक 1600 किलोमीटर लंबी एक तरंग बन सकती है जो समुद्र में लगभग पानी को 15 मीटर ऊंचा उठा सकती है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पवन है वो कितना बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी तरंग को बनने में और उसको उसकी स्पीड को कंट्रोल करने में। अब बात आती है कि जो तरंगे हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। जो तरंगे हैं वो मेनली 3 प्रकार की होती हैं, सी, स्वेल और सर्फ, 3 नाम दिए हैं। फर्स्ट है सी, जब कभी महासागर की सतह पर विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गति वाली पवनें चलती हैं तो वहां एक साथ भिन्न भिन्न लंबाई और दिशाओं वाली तरंगों का समूह उत्पन्न हो जाता है। ये तरंगे अव्यवस्थित और अनिश्चित होती हैं जिन्हें सी कहा जाता है। सी का स्वभाव जटिल और परिवर्तनशील होता है। दूसरी आती है स्वेल, महासागरों पर तूफान केंद्र से बाहर की ओर कुछ दूरी तक एक समान ऊंचाई और आवर्तकाल के साथ जो समुद्री तरंगे नियमित रूप से चल रही होती हैं उसे कहा जाता है स्वेल। फिर आती है सर्फ। सर्फ में जैसे ये डायग्राम दिया 1 2 3, इन डायग्राम में इन्होंने जो डिवीजन किए हुए हैं उसको दिखाया है। तो जो सर्फ होती है वो क्या होती है, तट के निकट जल का जो उथला होने के कारण महातरंगे जो स्वेल के ग्रत बन जाते हैं और जिससे वो टकराती है और उसके घर्षण के कारण जो तरंग है उसकी गति धीमी हो जाती है, तो उसे कहा जाता है सर्फ। जिसकी तरंगे ऊंची हो, तीव्र गति हो ढाल, और उसमें पानी की जो फॉर्मेशन है या पानी की जो मूवमेंट है उसके कारण झाग जब बन जाते हैं तो उसे सर्फ कहा जाता है। ठीक है। अब बात आती है कि ये 3 तरंगों के अलावा भी कुछ और तरंगे होती हैं जो तूफान की वजह से होती हैं उत्पन्न और जो समुद्र में तूफान लेकर आती हैं, जिसमें फर्स्ट आती हैं आपकी कैटास्ट्रोफिक वेव्स या जिसे प्रलयकारी तरंगे भी कहा जाता है, जिनका ओरिजिन ज्वालामुखी, भूकंप और आपके जो भूसंकलन होती है, लैंडस्लाइडिंग होती है, उनके कारण होता है और समुद्र में जिसके कारण सुनामी आती है। जो सुनामी है वो एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब होता है कि पानी में इतनी बड़ी लहरें उठे जो तबाही मचा दे, उसको सुनामी कहा जाता है। इनका मेनली जो ओरिजिन होता है वो या तो ज्वालामुखी विस्फोट हो उसके कारण होता है या भूकंप आता है उसके कारण ही इनका ओरिजिन होता है। एज सच ये समुद्र में कभी खुद से उत्पन्न नहीं होती। सेकंड, इसमें तूफानी तरंगे, इनकी ऊंचाई अधिक होती हैं और जो तटवर्ती इलाके होते हैं वहां पे ये विनाश करती हैं। थर्ड आती हैं आपकी इंटरनल वेव्स। ये तरंगे 2 भिन्न घनत्व वाली समुद्री परतों को सीमा तल से उत्पन्न होती हैं, जिसमें इनकी जो भौगोलिक गुण होते हैं, महत्व है, उसमें सबसे बड़ा काम होता है इनका अपर्दन का और निक्षेपण का। जो तटवर्ती इलाके होते हैं वहां पर ये सी वेव्स जाती हैं तो अपर्दन करती हैं और जहां पे इनका जब लौट रही होती हैं तो जो इनके साथ और जिस चीज का इन्होंने इरोजन किया है उसको डिपॉजिट भी करती हैं। तो ये काम होता है आपकी जो इंटरनल वेव्स होती हैं उनका। अब बात करते हैं ओशियन करंट्स की। जो महासागर है उसमें एक भाग से दूसरे भाग तक एक निश्चित दिशा में बहुत दूरी तक जब निरंतर जल चलता रहता है एक धारा के रूप में, अगर दूर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे कोई नदी बह रही है,
इस तरह से जब समुद्र में कोई मूवमेंट होती है तो उसे कहा जाता है ओशियन करंट। ये दो तरह की होती है मेनली, गर्म और ठंडी। जो गर्म इलाकों से आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इक्वेटोरियल है या ट्रॉपिकल रीजन है, वहां से जो वेव्स आएंगी वो गर्म होंगी, और दूसरी है ठंडी। जो ठंडी है वो आपकी मेनली आती है ध्रुवीय इलाकों से। ध्रुवीय इलाके जहां पे हमेशा बर्फ जमी रहती है ना। उसके बाद आता है Yes, ma'am. उसके बाद आता है कि जो ओशियन करंट्स होती हैं, इनका ओरिजिन क्यों होता है, कौन से ऐसे रीजन होते हैं, कोज होते हैं जिनके कारण इनका ओरिजिन होता है। जिसमें फर्स्ट आती हैं आपकी प्रीवेलिंग विंड्स, प्रचलित पवने। जो प्रचलित पवने हैं उनका सबसे बड़ा रोल होता है जो ओशियन करंट्स हैं उनके ओरिजिन में, उनकी मूवमेंट में और उनकी डायरेक्शन में। जितने भी आप वर्ल्ड में देखोगे जो करंट्स ओशियन करंट्स हैं, उनका जो सर्कुलेशन है वो मेनली जो आपकी ये प्रचलित पवने हैं, प्रिवेलिंग विंड्स हैं, उनसे ही कंट्रोल होता है। चाहे आपके पैसिफिक की हैं, चाहे आपके अटलांटिक ओशन की हैं। जो हिंद महासागर है उस पर भी इनका इफेक्ट पूरा दिखता है कि मानसून सीजन में कैसे इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और जो शीत ऋतु आती है तो कैसे इनकी डायरेक्शन चेंज होती है। अब बात करते हैं सेकंड, टेम्परेचर में डिफरेंस। जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है उसकी वजह से भी ओशियन करंट्स को मूवमेंट मिलती है। कैसे? जब पानी गर्म होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ता है तो उसको स्पेस चाहिए होता है, और वहां से पानी की मूवमेंट स्टार्ट होती है। और जब पानी ठंडा होता है, जमना शुरू करता है, तो उसका आयतन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो आसपास के रीजन है वहां से पानी जहां पे आयतन कम हुआ है वहां पे मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। उसके बाद थर्ड आता है लवणता में अंतर। जो पानी में खारापन होता है, लवणता वाला चैप्टर हम पहले कर चुके हैं। जो सैलिनिटी है उसकी वजह से भी पानी में मूवमेंट होती है। जितनी सैलिनिटी ज्यादा होगी उसका घनत्व बढ़ेगा और पानी नीचे की तरफ बैठता है, और जितनी सैलिनिटी कम होती है उसका घनत्व बढ़ जाता है, कम हो जाता है, और पानी में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तीसरा आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? जब पानी की सतह का टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी कन्वर्ट हो जाता है गैस में, और एक तरह से इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिसकी वजह से ओशन में वो जगह स्पेस खाली होता है और दूसरे रीजन से वहां पे मूवमेंट स्टार्ट होती है। फिफ्थ रीजन आता है रोटेशन ऑफ द अर्थ, जिसमें कोरियोलिस फोर्स अपना रोल प्ले करता है, जिसके कारण जो ओशियन करंट्स हैं, जैसे हमने विंड्स वाले चैप्टर में किया था कि इक्वेटर के जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में आप मूवमेंट करते हो तो जो विंड्स हैं वो अपने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। उसी तरह से जो ओशियन करंट्स हैं उसमें भी ये मूवमेंट देखी जाती है। उसके बाद आता है तटों की आकृति। जो समुद्री तट होते हैं अगर वो ज्यादा कटे फटे हैं तो उसके हिसाब से भी जो करंट्स हैं उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, और सीधे सपाट होते हैं तो उनकी मूवमेंट अलग होती है। ये रीजन है जिनकी वजह से जो ओशियन की करंट्स हैं उनकी मूवमेंट कम ज्यादा और उनको फोर्स मिलते हैं। ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. अब तीनों ओशियन की आपको करनी है। सबसे पहले करते हैं हम आपके पैसिफिक की दी हैं, ओशियन करंट्स ऑफ पैसिफिक। जब ओशियन करंट्स की आप टॉपिक करोगे तो इसमें पहले आपको डायग्राम बनाना होगा, चाहे आपका पैसिफिक का आए, चाहे आपका अटलांटिक का आए, चाहे हिंद महासागर का आए। उनमें पहले आप इसका डायग्राम बनाओगे ओशियन का, और उसके बाद लिखना स्टार्ट करना है। अब जब मैं करवाऊंगी चैप्टर तो तुम सिर्फ डायग्राम देखना, उसी से क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। जैसे डायग्राम देखो, नीचे बनाया हुआ है पैसिफिक ओशियन की ओशियन करंट, बीचों बीच आपकी इक्वेटर लाइन है, विषुवत रेखा 0 डिग्री पे। इसके नॉर्थ और साउथ दोनों में मूवमेंट देखनी है हमें। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे नॉर्थ जो पैसिफिक ओशियन है उसकी। उसमें सबसे पहले जो आपका ये है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, यहां से मूवमेंट स्टार्ट हुई है। उसको जो ऊपर वाली है, जो ध्यान रखना है इसमें जो डिवीजन किया हुआ है, जो ब्लैक डार्क ब्लैक कलर की है वो है गर्म ओशियन करंट्स, मतलब हॉट है, और जो खाली छोड़ी हुई हैं व्हाइट कलर की हैं वो है ठंडी। ठीक है, जो इक्वेटर के नजदीक होंगी वो होंगी गर्म, और जो पोलर रीजन से आ रही हैं वो सारी हैं ठंडी।
सबसे पहले उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा, जिसे उत्तरी विषुवतीय धारा भी कहा जाएगा, इसका ओरिजिन होता है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बिल्कुल बीच में, जो मिड आपके अमेरिकन है वहां के पश्चिम तट से आरंभ होती है, पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है और फिलीपींस द्वीप के पास, यहाँ ऑस्ट्रेलिया और इसके बीच में यहाँ पे आएगा फिलीपींस द्वीप, वहां तक पहुंचती हैं। सनमार्गी पवनों के कारण जो पवन है यहाँ पे चलती हैं सनमार्गी, जिनके कारण इनकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है। ये थी आपकी फर्स्ट पैसिफिक ओशियन के नॉर्थ पोर्शन की करंट्स। उसके बाद जब ये फिलीपींस द्वीप के पास पहुंचेगी, इस पे कोरियोलिस फोर्स काम करेगा, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और ये अपनी बाईं तरफ मुड़ जाएगी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और इसका नाम हो गया क्यूरोसिवो गर्म जलधारा, जो उत्तरी सागर के फिलीपींस द्वीप के पास पहुंचकर ताइवान और जापान के तट के सहारे उत्तर दिशा में बहने लग जाती हैं। इसे कहा जाता है क्यूरोसिरो की गर्म धारा। फिर उत्तरी प्रशांत की गर्म धारा जब जापान के तट के नजदीक पहुंचते हैं तो वहां पे जो पछुआ पवने हैं उनका इफेक्ट आता है ओशियन करंट्स पर और इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ मुड़ जाती हैं और इसे कहा जाता है ओशियन ड्रिफ्ट। ओशियन ड्रिफ्ट कभी क्वेश्चन आ जाता है, उत्तरी प्रशांत का ड्रिफ्ट क्या है, तो वो है उत्तरी प्रशांत प्रवाह में जब पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर जो आपकी क्यूरोसिरो की धारा है वो मुड़ जाती है पश्चिम की तरफ, तो उसे कहा जाता है ओशियन ड्रिफ्ट। उसके बाद आती है आपकी कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। कैलिफोर्निया की जो ठंडी धारा है वो उत्तरी प्रशांत प्रवाह की पूर्व की ओर बहता हुआ उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट पर पहुंचकर वैंकूवर जो द्वीप है उससे टकराकर दो भागों में बढ़ जाती हैं, जिससे एक उत्तरी भाग तो होता है ब्रिटिश कोलंबिया और जो इसका नीचे वाला पोर्शन है उसको कहा जाता है अलास्का का, और ये दोनों मिलकर ब्रिटिश कोलंबिया की धारा का निर्माण करती हैं। ये पोलर रीजन से आती हैं जिसकी वजह से ये ठंडी होती हैं, टेम्परेचर इनका कम होता है। उसके बाद ये कैलिफोर्निया की जो धारा है वो नीचे आकर एक चक्कर पूरा करती है, ब्रिटिश कोलंबिया और अलास्का की जो पश्चिम की तट पर घूमती हुई घड़ी की जो सुइयां उसकी विपरीत दिशा में नीचे की तरफ चली जाती हैं, इससे बनती है आपकी ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है। अब एक आती है ओयोसीओ की ठंडी धारा जो पोलर रीजन से आती है, जो बेरिंग जलडमरू मध्य है वहां से कमचटका जो प्रायद्वीप है रसिया के नजदीक, वहां पे आकर जो आपकी नीचे से क्यूरोसिरो की आई थी ये ऊपर से ओयोसीओ की, और ये दोनों मिल जाती हैं और जापान के नजदीक जो कोहरा और जो मछली पालन है वो सबसे ज्यादा इसी के कारण होता है। अब आती है क्यूराइल की ठंडी धारा जो ओखोटस्क महासागर से सखालिन द्वीप के पूर्वी तट पर होकेन द्वीप के पास ओयोसीओ धारा से मिल जाती है और उसके निकट होने के कारण क्यूराइल और निकट एक धारा नई बनती है जिसे ओयोसीओ ठंडी धारा का अंत होता है। जापान के नजदीक ये मिलकर कोहरा और जो मिलन स्थल है उस पे कुहासा की छाया बन जाती है, जिसके कारण जो जापान कंट्री है वो मछली पालन में वर्ल्ड में अपना नाम रिकॉर्ड करता है। इसके कारण ओशियन करंट्स के कारण जब गर्म और ठंडी ओशियन करंट्स मिलती हैं तो वहां पे जो मछलियों के भोजन होता है प्लैंकटन वो बहुत बनता है, जिसके कारण मछली पालन वहां पे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है दक्षिण प्रशांत महासागर की। ये थे उत्तरी प्रशांत महासागर के। अब दक्षिण में आ जाओ। जैसे पहले नॉर्थ विषुवतीय शुरू हुई थी उसी पोर्शन से आपकी दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा उत्पन्न होगी जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट से पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है और ऑस्ट्रेलिया के नजदीक जाकर सनमार्गी पवनों का प्रभाव इस पर देखा जाता है, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन पूर्व से पश्चिम होती है। फिर पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म धारा जो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट है उससे टकराकर और ये जो कोरियोलिस फोर्स है उसके कारण अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती हैं और साउथ की तरफ ये चलना शुरू कर देती हैं। इसी को पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म धारा कहा जाता है। फिर आती है दक्षिण प्रशांत प्रवाह। तस्मानिया के निकट पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जो धारा थी पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और इस धारा से फिर से वही ड्रिफ्ट बनता है और इसे कहा जाता है दक्षिण प्रशांत का ड्रिफ्ट। फिर आती है पेरुवियन ठंडी धारा। जो पेरुवियन ठंडी धारा है वो पेरू के तट पर दक्षिण प्रशांत प्रवाह से जो
भूगर्भन जो पृथ्वी का कोरियलिस फोर्स है उसके कारण जो नॉर्थ की तरफ से मुड़ के आती है ध्रुवों से, और नीचे से ठंडी जलधारा है सो उधर से आती है ये पोलर रीजन से, और ये दोनों मिलकर जो दक्षिण अमेरिका है उसके पश्चिम तट पर उत्तर की तरफ बहने लगती हैं। सबसे पहले इसका ओरिजिन, इसके बारे में खोज की थी हम्बोल्ट महोदय ने। कई बार इसको हम्बोल्ट जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। और जब ये ऊपर पहुंचती है तो इस तरह से अपना पूरा सर्कल पूरा करती है। एक बात ध्यान रखना, डायग्राम में देखो, ऊपर से आपकी उत्तरी विषुवत धारा है, नीचे दक्षिण विषुवत धारा है। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो आपका ओशियन का ईस्ट पोर्शन था वहां से पानी बहुत सारा वेस्ट पोर्शन में चला जाता है। एकदम से इतनी धारा वहां जाके टकराती है तो पानी की जो पानी की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। उसकी वजह से एक काउंटर करंट चलती है जिसे विरुद्ध विषुवतीय धारा कहते हैं। वो इन दोनों के बीच में चलती है और उसकी डायरेक्शन हमेशा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर, जिसे काउंटर करंट, इक्वेटोरियल करंट या प्रति भूमध्य रेखीय धारा भी कहा जाता है। ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. हो जाएगा? Yes, ma'am.